आइए, ड्यू डिलिजेंस में हम लोगों ने जो है वो लास्ट क्लास में पूरा का पूरा ड्यू डिलिजेंस का एनालिसिस किया था कि ड्यू डिलिजेंस में हमें क्या क्या पढ़ना है। हमने देखा था कि ड्यू डिलिजेंस का बड़ा आसान सा मतलब होता है, और ये आसान सा मतलब होता है कि जिस भी बिजनेस को आप करने के लिए जा रहे हैं उस बिजनेस से रिलेटेड जितने भी कंप्लायंसेस है वो कंप्लायंसेस आपको फुलफिल करने हैं। जितने भी कंप्लायंसेस है वो सारे कंप्लायंसेस फुलफिल करने हैं। दैट इज कॉल्ड ड्यू डिलिजेंस। तो ड्यू डिलिजेंस का मतलब जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है वो बिजनेस एक्टिविटी को डिनोट करता है। ये बिजनेस एक्टिविटी मर्जर हो सकता है, अमलगमेशन हो सकता है, टेक ओवर हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, अरेंजमेंट हो सकता है, कंपनी का शेयर इशू करना हो सकता है, फेमा से रिलेटेड, मतलब जो भी बिजनेस आप ट्रांजेक्ट करने के लिए जा रहे हैं उससे पहले ये सोचना कि ये करे या ना करे, दैट इज कॉल्ड ड्यू डिलिजेंस। तो ऐसे ही में हम सबसे पहले ड्यू डिलिजेंस जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं इशू ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कि कंपनी जिस समय शेयर इशू करेगी उस समय किन किन कंप्लायंसेस को पूरा करना है। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछता है मेक चेकलिस्ट फॉर दिस। भाई चेकलिस्ट इज प्रोविजन, नथिंग एल्स। अगर कहेगा इशोप के लिए तो आएगा ना, इशोप के लिए जो कंडीशन है वो लिखना रहेगा। तो ये सबसे बड़ा सेक्शन है, इससे 43 मार्क्स का लास्ट पेपर में एग्जाम में आया हुआ है, 43 नंबर का। इसीलिए पहला हमला बड़े पे ही कर रहे हैं कि जो ज़्यादा खतरनाक है पहले उसी को मार डालो। हाँ हाँ, ये पब्लिक इशू मैनेजमेंट नाम से भी ये जाना जाता है, इशू ऑफ सिक्योरिटीज, पब्लिक इशू मैनेजमेंट या ICDR रेगुलेशन, तीनों में से कोई भी नाम कहिए बात एक ही होता है। तो ये देखना रहता है। और उतना ही नहीं, CCMA में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब जहाँ भी सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ चीज़ होता है उसमें ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम जो देखने जा रहे हैं वो इशू ऑफ सिक्योरिटी से रिलेटेड सारे कंप्लायंस को देखने के लिए जा रहे हैं। इस कंप्लायंस को देखेंगे तो हम सबसे पहले इसमें क्या क्या देखेंगे, हमें देखना है कि अगर कोई कंपनी इशू करने जा रही है शेयर्स, तो क्या वो शेयर्स इशू करने के लिए कैपेबल है। इसके बाद देखेंगे कि अगर वो कैपेबल है तो किस रूल रेगुलेशन के तहत उसे कौन कौन सा कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, और उसके बाद क्या प्रोसीजर उसे फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसीजर भी एक कंप्लायंस होता है, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर पहली बार इशू करेगा तो क्या प्रोसीजर रहेगा, दूसरी बार, तीसरी बार कर रहा है तो क्या प्रोसीजर रहेगा, अगर राइट इशू करेगा तो किन किन कंडीशंस को फुलफिल करेगा, बोनस इशू करेगा तो किन किन कंडीशंस को फुलफिल करेगा। साथ ही साथ इसमें हमें यह भी देखना रहेगा कि कंपनी के और जो डिफरेंट तरह के, जैसे हम इशोप जानते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स जानते हैं, फास्ट ट्रैक इशू जानते हैं, वो कैसे करेगा, कैसे किया जाएगा। अगर वो इंडिया से बाहर शेयर इशू करेगा, ADR, GDR, FCCB, FCEB, यूरो इशू करेगा, ECB करेगा तो कैसे करेगा। इंडिया की बाहर की कोई कंपनी अगर IDR इशू करेगी तो कैसे करेगी, ये सारा कुछ कवर करेंगे। शुरुआत इसमें सबसे पहले करेंगे कि क्या कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर उसे इस बात की इजाज़त देता है कि कंपनी जो है वो पब्लिक इशू कर सके। सबसे पहले तो ये चीज़ जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि जिसे हम पब्लिक ऑफर कहते हैं उस पब्लिक ऑफर का मतलब क्या है। क्या पब्लिक ऑफर को भी डिफाइन किया गया है, जो हम कहते हैं शेयर इशू करेंगे, IPO लाएंगे, तो आखिर जो है वो हम कहते किसको है पब्लिक ऑफर, कितने लोगों के बीच दिए गए ऑफर को पब्लिक ऑफर कहते हैं। उसके बाद अगर हम पब्लिक ऑफर कर रहे हैं तो ऐसे केस में सेबी ने कहा है कि आपको लोगों को ऑफर डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। आखिर वो ऑफर डॉक्यूमेंट्स किस समय कौन सा वाला देंगे, कब प्रॉस्पेक्टस जाएगा, कब एवरेज प्रॉस्पेक्टस जाएगा, कब रेड हेडेड प्रॉस्पेक्टस जाएगा, कब इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम जाएगा, कब स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस जाएगा, कब डीम प्रॉस्पेक्टस जाएगा, कब आपका लेटर ऑफ ऑफर जाएगा, कब सेल्फ प्रॉस्पेक्टस जाएगा, कौन सा कब जाएगा, और उसमें किन किन बातों को लिखेंगे ये। और जब इतने को कर लेंगे तो देखेंगे कि ICDR रेगुलेशन का कौन सा कंडीशन है जिसको सेटिस्फाई करने के बाद कोई कंपनी पहली बार इशू ला सकती है, और जो कंपनी पहले लाई हुई है वो कंपनी ला सकती है। अगर उन कंडीशंस को नहीं किया तो क्या कोई अल्टरनेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, और इन सब के बाद तब जानेंगे प्रोसीजर। इतने कंपनी कर लेगी तब हम उसे इजाज़त देंगे कि वो पब्लिक इशू कर सकता है, और अगर कर सकता है तो किस तरीके से करे। ऐसे बड़े सारे चीज़ इसी क्रोनोलॉजी में चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसका श्री गणेश करते शुरुआत करते। सबसे पहला चीज़ है कि सिक्योरिटी से रिलेटेड, इशू ऑफ सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी बातचीत हम करेंगे वो आखिर किस रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगा, उसके लिए क्या गाइडलाइन है। तो इसके लिए जो आपका गाइडलाइन है वो है सेबी ICDR रेगुलेशन 2009, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ये आपका रेगुलेशन है
जो सारा बात करेगा शेयर्स के इशू से रिलेटेड, जितने भी तरह की बातचीत है, चाहे वो ऑफर डॉक्यूमेंट्स का कंटेंट हो, ऑफर डॉक्यूमेंट हो, या फिर आपका जो है वो शेयर इशू किए जाने का कंडीशन हो, या जिस भी तरह का डिस्कशन हम लोग करेंगे, इशू बोनस, सब कुछ आपके इसी से कवर होता है। पहले ये नहीं था, 2009 में ये आया। उससे पहले हमारा सेबी डीआईपी गाइडलाइन चलता था जिसका नाम था डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन गाइडलाइन। 2009 में इसको विड्रॉ कर लिया गया और इसको इंट्रोड्यूस किया गया। कुछ इसमें कमी था। कमी क्या था? सेबी हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहती है, तो ये जो प्रोटेक्ट करना चाहती, इसी प्रोटेक्ट करने के दौरान उन्होंने ये स्टेप लिया और कहा कि अब थोड़े ज़्यादा चीज़ों को यहाँ डाल दिया और एलिजिबिलिटी नॉर्म्स वगैरह को थोड़ा इंक्रीज कर दिया, ताकि जो है इन्वेस्टर्स को कोई जो है वो कहिए तो धोखा ना दे सके, उनके साथ कुछ गलत ना हो। तो अब जो भी बातचीत हम लोग करेंगे शेयर्स के इशू और आने वाले दिनों में, वो सारे के सारे किस चीज़ से गाइड होंगे? सेबी ICDR रेगुलेशन 2009। इसमें कंटिन्यूसली अमेंडमेंट होता रहता है। आज के डेट तक जो अमेंडमेंट हो चुका है उसके अकॉर्डिंग आप इसे पढ़ेंगे, या जिस भी दिन पढ़ रहे होंगे। अगर अगला टर्म का इस बीच में भी अमेंडमेंट आ जाएगा तो उससे पहले, क्योंकि हर दिन 1:30 में जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आता है उसको करने के बाद मैं सोता हूँ। 1:30 बजे जो अमेंडमेंट आता है उसको इनकॉर्पोरेट करके, मतलब दिमाग में, स्लाइड में, और उसके बाद फिर सोता हूँ। तो हो सकता है बुक वगैरह में कुछ चीज़ें आगे पीछे हो भी जाए, क्योंकि बुक तो 1-2 महीने पहले चला जाता है, लेकिन अमेंडमेंट का काम हर दिन चलता है। हाँ नहीं, 6 महीने पहले तक के अमेंडमेंट आपको करने रहते हैं। अदरवाइज अगर कोई अमेंडमेंट 6 महीने के बाद आया है तो इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन देती है। कभी कभी 3 महीने पहले वाले भी कंपलसरी कर देती है रेयर केस में, जैसे टेक ओवर को कर दिया था, 3 महीने पहले ही आया था लेकिन इम्प्लीमेंट कर दिया था। ICDR रेगुलेशन जब आया था तो इसको भी इमीडिएटली कर दिया था। वैसे जो होते हैं अमेंडमेंट उनको जो है वो समय देते, 6 महीने वाला रहता है। लेकिन जो भी रहेगा मैं आपको लेटेस्ट बताऊंगा। अगर आप लिखते हैं लेटेस्ट तो मार्क्स कटते नहीं हैं, नहीं, और अप्रिशिएट किया जाता है। और 6 महीने से पहले वाला लिखा तो भी नहीं कटेंगे, क्योंकि वहाँ तक आपका राइट है, उतना पुराना होने का राइट। लेकिन अगर आप बहुत अपडेटेड हैं तो ऑलवेज अप्रिशिएट किया। अभी आपका एग्ज़ाम इसमें है तो इसके लिए आपका जून के लिए अब जनवरी तक का रहेगा। कभी कभी कर देते, वैसे तो दिसंबर के बाद नहीं डालते हैं। तो खैर जो भी आएगा मेरे सब्जेक्ट में मुझे पता है। चलिए, कैपिटल स्ट्रक्चर वैसे कोई मेजर नहीं आने वाला है, इस बीच में नहीं आने वाला है, क्योंकि बहुत रिफॉर्म अभी आए हैं कुछ ही दिन पहले, अक्टूबर नवंबर में भर दिया गया है। वो सब तो एप्लीकेबल हो गया आपके लिए। देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर ये आपका सुना हुआ है, समझा हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। ये बस मैं अपने कन्वीनियंट के लिए आपको बतला रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ आप कहीं ना कहीं पहले सुने रहते हैं। लेकिन ये मैं इसीलिए बतला रहा हूँ क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल आने वाले दिनों में करूँगा बड़े सारे जगहों पे, तो वहाँ आपको कन्फ्यूज़न ना है, इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है। बट व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप इसे नोट जरूर करें, ताकि आप इसे समय पे रिकॉल कर सकें। फिर मैं आपको ये बतलाता हूँ ये क्या है। और याद रखिएगा, आप पढ़ रहे हैं ड्यू डिलिजेंस, और ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है एक एक प्रोविज़न कंप्लाई होना चाहिए, तभी आपका ड्यू डिलिजेंस का रिपोर्ट कहेगा कि हाँ ये काम करें या ना करें।
डन। देखिए, ऑथराइज कैपिटल कंपनी का वो लिमिट है जो उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया हुआ है। कोई भी कंपनी उसके एमओए में दिया हुआ है, कोई भी कंपनी अपने ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा का शेयर इशू नहीं कर सकता है। एमओए में नेम क्लॉज होता है, एसोसिएशन क्लॉज आपका होता है, सिचुएशन क्लॉज होता है, उसी तरह से आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज और एक ऑथराइज कैपिटल का क्लॉज होता है। ये मैक्सिमम लिमिट है। अगर वहाँ 10 करोड़ लिखा हुआ है तो कंपनी 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं कर सकती है। अगर वहाँ 8 करोड़ लिखा है तो 8 करोड़ से ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा करना है तो पहले एमओए को चेंज करें, अल्टर करें और अपने ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज करें। आप कह सकते हैं कि सर जब बार बार ऐसा करना पड़ता है तो कंपनी अपने ऑथराइज कैपिटल को इनफाइनाइट लिख ले, ताकि जितना मर्जी उतना जो है जब मन क्या करे इशू कर ले। अगर वो इनफाइनाइट लिखेगा तो इस केस में उसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टाम्प ड्यूटी और आरओसी फी देना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका ऑथराइज कैपिटल होता है उसके बेसिस पे आप जो है वो स्टाम्प ड्यूटी और आरओसी का फी पे करते हैं। तो आप सेफ साइड थोड़ा ज़्यादा रख करके चलते हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कि 2000 करोड़ रख लिया जबकि आपको ज़रूरत है 5 करोड़ की, नहीं तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपका क्या जाएगा, स्टाम्प ड्यूटी आरओसी फी जाएगा। तो अगर किसी कंपनी का ऑथराइज कैपिटल है 10 करोड़ तो इसका मतलब ये है कि कंपनी 10 करोड़ तक का अमाउंट पब्लिक के बीच में जाकर के क्या कर सकती है, रेज कर सकती है। किसी भी शर्त पे इसका पेड कैपिटल जो है वो इससे ज़्यादा नहीं होगा। इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल जो है वो ऑथराइज कैपिटल का वो हिस्सा है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है और जितना आपने लोगों को ऑफर दिया है। अगर मान लीजिए मेरा ऑथराइज कैपिटल 10 करोड़, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि मैं 10 करोड़ का शेयर भी इशू करूं। हो सकता है कि मैं क्या करूं, हो सकता है कि मुझे सिर्फ 8 करोड़ रुपए का इस समय प्रोजेक्ट है तो मैं पब्लिक से क्यों लूं पैसे, मैं सिर्फ 8 करोड़ रुपए के लिए पब्लिक के पास जाऊंगा। तो इशूड कैपिटल आपका ऑथराइज कैपिटल के बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है। क्या इशूड कैपिटल कभी भी ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा हो सकता है? नेवर, कभी भी पॉसिबल नहीं, बराबर हो सकता है। इसके बाद आपने लोगों को मान लीजिए ऑफर किया और आपने ऑफर किया, आपको 8 करोड़ की ही रिक्वायरमेंट थी, आपने लोगों को ऑफर किया 80 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, हो गया ना 8 करोड़। अब जरूरी है कि लोग आपके 80 लाख इक्विटी शेयर लेंगे ही लेंगे? नहीं, आपने 80 लाख लोगों को ऑफर किया, हो सकता है कि लोग सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपके जो है वो 80 में से 60 लाख 70 लाख कितने भी शेयर्स लेते हैं, सारे शेयर्स नहीं लेते। और ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने लोगों को कहा 80 लाख लेने के लिए और लोग जो हैं वो 100 लाख या 160 लाख लेने के लिए अप्लाई कर दिए हों, हो सकता है। अगर लोगों ने अपना इंटरेस्ट जो शो किया है वो आपके द्वारा दिए गए ऑफर से कम है तो वो अंडर सब्सक्राइब हुआ। लेकिन अगर लोगों ने जो अपना इंटरेस्ट शो किया है वो आपके द्वारा दिए गए ऑफर से ज्यादा है, यानी कि इस केस में 80 लाख से ज्यादा है, लोगों ने कहा कि हाँ हम 200 लाख शेयर लेने के लिए तैयार है या 240 लाख शेयर लेने के लिए तैयार है, तो ऐसे केस में 240 डिवाइडेड बाय 80 यानी कि 3 टाइम्स आपका शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हो गया। और अगर लोगों ने कह दिया कि हम 8 करोड़ शेयर लेना चाहते हैं तो 10 टाइम्स, क्योंकि यहां पे लिख दीजिए ये 80 है, वो आपने कितना कह दिया 8 करोड़ लेने के लिए तैयार है। तो सब्सक्राइब जो आपका इशूड कैपिटल है, जितना आपने जो है वो ऑफर दिया उससे एक भी शेयर अगर ज्यादा लोग लेने की इच्छा जताए तो वो क्या हो गया, ओवर सब्सक्राइब। अब जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होगा। तो क्या सब्सक्राइब्ड कैपिटल हमारे ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। सब्सक्राइब तो हो सकता है, ओवर सब्सक्राइब हो गया ना, ओवर सब्सक्राइब हो गया। यहाँ पे आपका लिमिट 10 का है और यहाँ पे जो है वो मान लीजिए कि लोगों का रिक्वेस्ट जो है वो आ जाता है आपका 16 लाख, पॉसिबल नहीं हो सकता है। आपने ऑफर दिया 80 लाख के लिए और लोगों का जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गया 160 लाख। अगर 160 लाख का आ गया इसका मतलब क्या हुआ, कितना गुना, 2 गुना।
अब आप प्रो रेटा बेसिस पे उनको दीजिएगा, लेकिन जाएगा तो उतना ही। तो ये हुआ आपका क्या, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और ये क्या है, ओवर सब्सक्राइब। अगर जितना आपने कहा उतना ही लोग ले ले तो उसको कहते हैं इक्वली सब्सक्राइब। एट पार वर्ड नहीं बोल करके यहाँ कहते हैं इक्वली सब्सक्राइब। लेकिन आज तक कोई कंपनी ऐसा नहीं जिसका इक्वली सब्सक्राइब देखने का मौका मिला हो। एक कम या एक ज्यादा अक्सर हो ही जाता है, और आजकल तो जो भी आ रहा है वो ओवर सब्सक्राइब ही हो रहा है, तो वो हुआ इक्वली सब्सक्राइब। अब देखिए, आपने लोगों से मंगवाया 80 लाख इक्विटी शेयर, और एक शेयर्स का कीमत कितना है, यानी आपको 8 करोड़ चाहिए प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन प्रोजेक्ट में सारा पैसा एक बार में नहीं चाहिए। हाँ, आपका पैसा जो है वो हो सकता है अभी चाहिए, मान लीजिए प्रोजेक्ट के लिए 4 करोड़, फिर चाहिए 2 करोड़, और फिर चाहिए 2 करोड़। ये चाहिए इमीडिएटली, ये चाहिए आफ्टर 3 मंथ्स, और ये चाहिए अगेन आफ्टर 3 मंथ्स, इसके 3 महीने के बाद। अब ऐसे में आपने क्या किया, आपको 4 करोड़ चाहिए, तो आपने लोगों को बोला, आपने शेयर कितना इशू किया, 80 लाख। आपने इस समय लोगों को बोला कितना रुपया देने के लिए, 4 करोड़ चाहिए, तो कितना कहेंगे, 5 रुपए। 5 रुपए आपने अभी लोगों से मंगवा लिए, और 2 महीने के बाद आपने लोगों को कितना कहा, आपके टोटल 8 करोड़ थे ना, हाँ, अब 2 करोड़ कितना चाहिए, कितने मंगवाइएगा, 2.5। ठीक है, अब और कितने मंगाइएगा, तो यही हुआ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने टोटल जो वैल्यू है उसका जो हिस्सा लोगों से अभी मंगवा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। मंगवाया है, अभी लोगों ने दिया है नहीं, वो मुझे नहीं पता, अभी बस आपने किया क्या है, उनसे इतना मंगवाया है। तो देखिए, पहले तो टोटल ही अमाउंट आपका अनकॉल्ड है। अनकॉल्ड का मतलब जो नहीं मंगाया। अब उसका जो हिस्सा आपने मंगाया वो है, हर शेयर्स पे कितना रुपए मंगवाया, 5 रुपया मंगवाया है। और ये 10 में से आपने कहा कि 5 अभी दे दो, और 2.5 रुपए क्या करना, मुझे बाद में देना। और इसके बीच में आपने कितना का टाइम दे दिया है, यही क्या ना आपने। अब आपको 5 करोड़ तो इमीडिएटली आ गया। आपके प्रोजेक्ट में जो है वो इंस्टॉलमेंट पे पैसा लगता है। अगला पैसा अब लगेगा 4 महीने बाद, सेफ साइड आपने 3 महीने में ही मंगा लिया, फिर उसका अगला लगेगा 4 महीने, क्योंकि बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनता है तो सारा पैसा एक ही बार तो नहीं लगा दिया था। आप कहिएगा सर अच्छा ना है, पैसे इनसे मंगवा लेंगे, बैंक में रख देंगे, उस बीच में क्या बढ़ेगा, इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक डिस्कशन है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कंपनी ऐसा करती है तो कंपनी को पैसा तब आएगा, कंपनी को पैसा तब आएगा जब कंपनी का जो है इशू सक्सेसफुल होगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर इशू सक्सेसफुल नहीं होता है तो सबका पैसा वापस करना रहता है, सबका पैसा वापस करना रहता है। तो सब्सक्रिप्शन ज्यादा होना बहुत जरूरी है। सारा चीज क्या होना, सब्सक्राइब होना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा सब्सक्रिप्शन होगा उतना अच्छा है। तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब हो, इसके लिए ये चीज किया जाता है। अब इससे सब्सक्रिप्शन क्यों बढ़ेगा, आज के डेट में एक रूल है, और वो रूल है कि अगर कोई भी कंपनी जितने शेयर्स मार्केट में दे रही है, अगर उसका 90% सब्सक्राइब नहीं होगा तो इशू फेल हो जाएगा। मतलब लोग कम से कम कितने लेने को तैयार हो, टोटल 90% आपका क्या होना चाहिए, सब्सक्राइब होना चाहिए। अब अगर ऐसा है तो इस केस में आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने जो है वो दायरे में रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि आप सारा पैसा एक बार में मंगाते, तो मैं आपको लॉट साइज का कंसेप्ट बताऊंगा बाद में, कि जब शेयर्स आप इशू करते तो उसमें एक लॉट साइज का कंसेप्ट होता है, जिसके तहत शेयर्स हमेशा किस में आएगा, लॉट में आएगा। ये लॉट 10,000 से 15,000 के बीच का होता है। मेरे कहने का मतलब बस ये है कि ये जो आप लॉट मंगाएंगे, ये जो आप शेयर्स लोगों को कहेंगे लेने के लिए, अगर आपने एक ही बार में कहा लेने के लिए
तो उस केस में लोगों को पैसे ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि उन्हें एक शेयर पे कितना देना रहेगा, 10, और आपने लॉट इस तरह से लगाया है कि इनको कम से कम 10,000 देना ही पड़ेगा, क्योंकि लॉट साइज आजकल 10,000 रुपये के वैल्यू से कम नहीं और 15 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। वैल्यू का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ शेयर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर ऑफ शेयर्स जो है उसको अलग कर दीजिए, पहले प्राइस देख लीजिए कितना है, और तब जो है उसको जो है 10,000 से 15,000 पहुंचने के लिए कितने शेयर्स हो रहे हैं वो देख लीजिए, और उन दोनों के बीच जो शेयर्स आएंगे वही आपको क्या करना रहेगा, लेना रहेगा। तो यहाँ पे जब कंपनी कहेगी उनको सब्सक्राइब करने के लिए, तो सब्सक्राइब करने के केस में क्या है, सब्सक्राइब करने के केस में वो पैसे देंगे और लेंगे। यहाँ पे अगर हम 10 रुपए के हिसाब से लेंगे, सारा पैसा अभी लेंगे, तो ऐसे केस में हमारे दायरे में हो सकता है कम सब्सक्राइबर का लिस्ट आए, क्योंकि आपने जो रखा है लॉट, वो लॉट मिनिमम ही लॉट है 10,000 का, ये मैं नियम बता रहा हूँ, और मैक्सिमम लॉट हो सकता है 15,000 का। आपको जो रखना है क्या करना है, इसी के बीच में रखना है। आपने मिनिमम ही रखा, क्यों, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब हो जाए। लेकिन फिर भी उसके लिए कितना देना पड़ेगा लोगों को, जिसके पास 10,000 से कम है क्या वो पार्टिसिपेट कर सकता है, नहीं। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा इंस्टॉलमेंट जैसा बना देते हैं, तो अब इस केस में जिसके पास इस समय 5,000 है वो भी आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्योंकि 10,000 का लॉट है और आप मंगा कहाँ रहे हैं, अभी आप तो बोल रहे हैं आधे दे दो। तो अब जो बंदा इस समय 6,000 देने के कैपेसिटी में था, वो तो आपके रेस से बाहर हो गया था जब आपने 10 रखा था। लेकिन जैसे ही आपने 5 रुपए किए तो आधा किया, तो अब वो क्या हो गया, इस कैटेगरी में आ गया। तो अब इससे सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। और यहां जो आपने 2.5 किया, तो उसने देख लिया है कि भाई अगले 3 महीने के बाद मैं 2,500 और तो दे ही दूंगा, तब तक कुछ सैलरी में से भी बचा लूंगा। और फिर यहाँ पे और जो है वो कितने दिनों के बाद, और जो है वो 2.5 महीने 3 महीने के बाद और कितना दे दूंगा, 2,500 दे दूंगा। तो ऐसे करके पैसे देना क्या हो जाएगा, ऐसे करके पैसे देना जो है वो आसान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ऐसे केस में ज्यादा लोग आपके कैटेगरी में आ गए, ज्यादा आ गए, तो सब्सक्रिप्शन का चांस बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। और अंडर सब्सक्रिप्शन होने के कारण जब इशू फेल हो जाता है, यानी 90% अगर अचीव नहीं हुआ तो इशू फेल माना जाएगा। ये नहीं कि अगर मान लीजिए कि आप टोटल शेयर कितना दे रहे हैं, इसका 90% अगर निकालते हैं तो कितना होगा, 72 लाख। तो इसका 90% हो गया हमारा 72 लाख। इतने शेयर्स तो आपके लोग को लेना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए गलती से लोगों ने 71 लाख और 99,999 शेयर लिया, एक शेयर बस कम था, पूरा का पूरा इशू फेल हो जाएगा। अगर अंडरराइटर नहीं है तो पूरा इशू फेल हो जाएगा। और अब आपके लिए इशू का फेल होना किसी भी कंपनी के लिए उतनी ही बड़ी बेइज्जती की बात है कि बारात घर पे आया है और इन मौके पे लड़की भाग गई। इतनी बड़ी बेइज्जती है। और ये ऐसी बेइज्जती है जिसमें घर वाले लड़की के बाबूजी कहते हैं लड़की को ढूंढो, सिर्फ मारने के लिए, ताकि उसे जान से मार डाले। मतलब अपने ही बच्चों से इतना ज्यादा खुन्नस हो जाता है। सोचिए, इतनी बड़ी बेइज्जती है। यही हाल कंपनी का होता है। अब यहाँ हमारी मीडिया तैयार बैठी है, ये रहा टीसीएस कंपनी का पब्लिक इशू और हमारे देश की इकोनॉमी जा रही है, हमारी इकोनॉमी, ये है मोदी जी का दावा। अब क्या हुआ उनका दावा, अब इस पे जो है वो चलेगा डिबेट, चर्चा पे चर्चा, परिचर्चा, बाकी देश दुनिया जानते नहीं। फेल मुझे तो कोई जानकारी में नहीं, क्योंकि अंडरराइटर सारे लोग रखते हैं, वो आगे बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो है हमेशा अंडरराइटर लेकर के चलते। इवन वैसी कंपनी जिसका शेयर 15 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, 15 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ, उसने भी 100% अंडरराइटर रखा था। बाद में बताऊंगा कि 100% अंडरराइटर रखना कितना कॉस्टली अफेयर है। सर ये जो लॉट साइज बता रहे हो आपने मिनिमम 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये एक ही बारी में नहीं। लॉट साइज अभी नहीं जान रहे तो बताऊंगा, वो बताऊंगा बुक बिल्डिंग के समय, और उस पर क्वेश्चन दूंगा, कटिंग दिखलाऊंगा, लॉट साइज वगैरह पे आएगा सारा चीज़। उतने तक आपको बताना है इसमें। वैसे तो बहुत चीज़ CCMM में करते, लेकिन उतना तक है इसमें ड्यू डिलिजेंस में। तो अब यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि अगर हमने जो पैसे मंगवा लिए हैं अभी, वो क्या कहलाया, कॉल्ड कैपिटल। तो कॉल्ड कैपिटल यहाँ क्या होगा, कितना अमाउंट ना, कैपिटल पूछ रहा हूँ, यही अंतर है। हाँ, तो अमाउंट 4 करोड़। तो अगर कैपिटल में पूछे तो आपका जवाब क्या होना चाहिए,
4 करोड़। और जो पैसे अभी नहीं मंगाए हैं वो 4 करोड़ क्या है हमारे? अनकॉल्ड कैपिटल। फिर 3 महीने के बाद जब इसको बुला लीजिएगा तो अब ये किधर से हट जाएगा? अनकॉल्ड से हट जाएगा और अब किस में आ जाएगा? कॉल में। और जो पैसा पब्लिक दे देगा वो कॉल्ड से हट करके किस में आ जाएगा? पेड अप में आ जाएगा। तो हर पैसा पहले जो है आपका कहां पे जाता है? हर पैसा पहले आपका अनकॉल्ड है, अनकॉल्ड से होता है वो कॉल्ड, और जब आ गया तो वो क्या हो जाएगा? पेड अप। ये चैनल आपका मूव करता है। ठीक, तो अब आप कॉल्ड समझ गए, अनकॉल्ड समझ गए और पेड अप समझ गए। रिजर्व कैपिटल कहते हैं कि अनकॉल्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो आप कंपनी के वाइंडिंग अप के अलावा कभी भी और नहीं मंगाइएगा, दैट इज नोन एज रिजर्व कैपिटल। याद रखिएगा, कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में अंतर होता है और दोनों में डिस्टिंग्विश करने के लिए दे सकता है 2-3 मार्क्स का। तो रिजर्व कैपिटल जो है जिसमें कैपिटल बाद में लगा हुआ वो यहां से है, और कैपिटल रिजर्व जो है आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी पैसा आता है तो उसका एक सर्टेन अमाउंट आपके प्रॉफिट से जो है वो ट्रांसफर किया जाता है रिजर्व फंड में, वो कहलाता है आपका कैपिटल रिजर्व। और ये जो है वो अमाउंट है जो अमाउंट सिर्फ और सिर्फ आप कब मंगवाएंगे? अगर कंपनी वाइंडिंग अप होती है तो। अब इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये है कि लोगों को यहाँ पे सिर्फ मान लीजिए कि कंपनी ने मंगा लिया, पहले जो है कंपनी ने मंगाया 5 रुपया और फिर यहां मंगाया 3 रुपया और फिर कहा 2 रुपया। ये जो 2 रुपया है, ये 2 रुपया कंपनी तब मंगाएगी जब कंपनी क्या होगी? वाइंडिंग अप। इसका मतलब लोग 10 रुपया के बदले में 8 ही रुपया देंगे और मजे कितने का लेंगे? 10 का, क्योंकि जो भी आपका डिविडेंड पेड होता है वो फेस वैल्यू पे होता है। तो फेस वैल्यू 10 रुपया रहेगा और देना पड़ेगा कितना? 8 रुपया। जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, मान लीजिए उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया कि हम डिविडेंड दे रहे 50%, तो 50% नॉट ऑफ 4 रुपीज बल्कि कितने का? 10 रुपीज, तो 5 रुपए उनको मिलेंगे। अब आपने दिए सिर्फ 8 और मजे ले रहे हैं कितने का? 10 का। अब ये 2 रुपए आपको सिर्फ कब देने हैं? जब कंपनी क्या होगा? हो सकता है आपके पूरे जीवन काल में कंपनी वाइंड अप ना हो, टाटा जैसे कंपनी, इंफोसिस जैसे कंपनी, रिलायंस या बड़ी है वो कभी वाइंड अप ना हो। अब क्वेश्चन ये है कि तब कंपनी ऐसा करती क्यों है? अगर कंपनी को पैसे कम चाहिए थे तो पूरे पैसे अभी मंगा लेते हैं, ये चीज रखते ही नहीं। इसका क्या यूज है? या एमवी कर दिया। एमवी तो कुछ नहीं होता है बॉस मार्केट में। हाँ, हम नहीं लॉजिक जानते, वो दूसरी बात है। 8 करोड़ का प्रोजेक्ट था, पहली बार में 5 करोड़ मंगाया और एक में 2.5 करोड़ मंगाया, 7.5 करोड़ रुपए हुए। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं प्रोजेक्ट जब इतने करेगा तब तो करेंगे, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे तो बस मैं एक एग्जांपल कह रहा हूं कि 5 रुपए 10 रुपए में से 5 मंगाए और आपने 3 मंगाए, नहीं आया पूरा पैसा। मैं भी यही कह रहा हूं, आपका प्रोजेक्ट के लिए कभी पूरा नहीं आया है, लेकिन आपने इसीलिए ऐसा किया है क्योंकि आपको उसमें सपोर्ट करने के लिए और भी रास्ता है। और इन लोगों को कहा कि आप हमें पैसे दो, आपके ये पैसे और हम पैसे लगाएंगे और ये पैसे आपसे कभी नहीं लेंगे। जिस चीज का कीमत 10 है उसका कीमत हम आपसे अभी सिर्फ कितना ले रहे हैं? 8, और 2 रुपए कब लेंगे हम आपसे? अगर कंपनी वाइंड अप होने लगी तो। इससे बस एक ही चीज होता है, सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए किया जाता है। खास करके जब मार्केट गड़बड़ चल रहा हो, मार्केट गड़बड़ चल रहा हो, लोग जल्दी आएंगे नहीं। अब लोग क्या देखेंगे कि देना है कितना रुपया? 8 रुपया, मतलब टोटल, और हमें मिल जाएंगे कितने का बेनिफिट? 10 का बेनिफिट मिल जाएगा। ये होता है उनको लुभाने के लिए, एक चीज। दूसरा भी चीज है, इससे जो है आपको जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो मदद मिलेगा क्रेडिटर्स वगैरह के साथ डील करने में। जो आपके रॉ मटेरियल सप्लायर हैं या जो आपको कुछ देने वाले लोग हैं, अनसिक्योर्ड डेट वाले जो लोग हैं, वो लोग कम से कम इतना तसल्ली रखते हैं कि वाइंडिंग अप के समय जो है वो कुछ नहीं तो ये पैसा तो आना ही है। 2 रुपये को मल्टीप्लाई कर दीजिए 80 लाख से, तो 1.6 करोड़ रुपया जो है वो इतने पैसे तो कंपनी के पास आएगा ही आएगा। हम अपना तो पैसा ले लेंगे। तो इससे जो है आपके क्रेडिटर्स वगैरह जो है, रॉ मटेरियल सप्लायर वगैरह जो है आपसे जुड़े रहते हैं और आपको ज़्यादा वो पोटेंशियली कहिए तो रिच मानते हैं, मतलब उनके पैसे सेफ रहते हैं। मैंने पहले बोला सारा टोटका सब्सक्रिप्शन को क्या करने के लिए, और आजकल सिंबल हो गया, स्टेटस सिंबल हो गया। कितना सब्सक्राइब हुआ तो
अगर अंडर सब्सक्राइब हो जाए तब तो जान मार दे, सब पत्थर मार मार के सारी कंपनी ताना दे दे करके ही मार दे, कोस कोस करके ही मार दे। लेकिन यहाँ पे जो आपका 1.6 वाला चीज है, 1.6 वाला जो चीज है, उसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जिस समय कंपनी के बुरे स्थिति होंगे उस समय ये पैसे वापस आ सकते हैं, और वापस आएंगे तो लोग आपसे क्या रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे कि उन्हें इतने पैसे जो उनके क्या हो जाएंगे, इतने पैसे तो उनके रिटर्न ही जाएंगे, मिल ही जाएंगे, टेंशन नहीं हो। और हमारा सब्सक्रिप्शन क्या हो जाएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन के कारण ही कह रहे हैं। तो जितना ज़्यादा इस तरह का चीज़ कीजिएगा सब्सक्रिप्शन हमारा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये हुआ हमारा रिजर्व कैपिटल। तो रीजन समझ में आ गया ये क्यों क्रिएट करते हैं, और लोगों के लिए क्या फ़ायदा है। जो बड़ी कंपनी उसका तो कभी नहीं देना पड़ेगा वो पैसा, क्योंकि वाइंड अप होगा तब ना दिया जाएगा, तो सबके लिए अच्छा होगा। जो ये आपका है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर वर्ड इसीलिए बोल दिया क्योंकि बड़े सारे जगहों पे प्रोस्पेक्टस पढ़ाते वक्त भी इसका यूज़ करेंगे, प्लस और भी बहुत सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपका क्लियर रहना चाहिए। तो पहला चीज़, जब आप पब्लिक इशू के लिए ड्यू डिलिजेंस करने जाएंगे तो सबसे पहले देख लीजिएगा कि क्या कंपनी का ऑथराइज कैपिटल उसे ऐसा करने की इजाज़त देता है, क्योंकि ऑथराइज कैपिटल में क्या लिखा हुआ रहता है, मैक्सिमम। तो देख लीजिए ऑथराइज कैपिटल पहले, मतलब कैपिटल क्लॉज को पहले जो है वो ये करें, या फिर जो है वो हम इशू लेकर के, ठीक है। आइए अब जो हम लोग बार बार कह रहे हैं एक वर्ड जिसका नाम क्या है, पब्लिक ऑफर। तो किस तरह के ऑफर को हम क्या कहेंगे, पब्लिक ऑफर कहेंगे। किस तरह के ऑफर को हम पब्लिक ऑफर कहेंगे, और क्या उसके लिए कोई कंडीशन है। देखिए पब्लिक ऑफर हम कहते हैं ना कि फलाना कंपनी पब्लिक ऑफर ला रहा है, तो क्या ऐसा कर रहा है जिसको हम क्या नाम देंगे, पब्लिक ऑफर नाम देंगे। तो जरा इसको लिखिए फिर मैं आपको बतलाता हूं। तो जब आप ड्यू डिलिजेंस के जाएंगे पहला चीज क्या चेक करेंगे, हाँ कि ऑथराइज कैपिटल उतना है या नहीं। डन कीजिए। जो राजस्थान वाला वो तो पूरा चेंज होगा, राजस्थान में तो कर देता है अभी जो है क्या, एक्चुअली उसमें अमेंडमेंट आने वाले हैं ना वो सारे। हाँ हाँ अभी आए गए नहीं आए हैं, नहीं आने वाला है। इंस्टीट्यूट जब तक नहीं कहेगी तब तक हमें 1948 ही पढ़ाना पड़ेगा। दो चीज होता है, एक होता है किसी अमेंडमेंट का आना, और दूसरा होता है कि इंस्टीट्यूट के द्वारा उस अमेंडमेंट को इम्पोज किया जाना। पहले तो जब गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी तब वो रियल प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा, और उसके बाद जब आपकी इंस्टीट्यूट कहेगी तब वो एग्जाम में एप्लीकेबल होगा।
जैसे बड़े सारे चीज़ कंपनी एक्ट के एप्लीकेबल हो गए थे प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन इंस्टीट्यूट ने 6 महीने 7 महीने साल भर बाद ये करवाया था। देखिए पब्लिक ऑफर का मतलब क्या हुआ, किस ऑफर को हम पब्लिक ऑफर कहेंगे। यहाँ पे आप ड्यू डिलिजेंस के लिए गए, आपको सबसे पहले चेक करना ऑथराइज कैपिटल यानी कैपिटल स्ट्रक्चर सही है। दूसरा चीज चेक कीजिएगा कि भाई पहले ये पब्लिक ऑफर है या नहीं, ड्यू डिलिजेंस करे पब्लिक ऑफर के लिए या नहीं करे। तो पब्लिक ऑफर हम कहते हैं कि जब किसी को ऑफर दिया गया और ये ऑफर इन जनरल दिया गया कि आइए कोई भी आइए और हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आपने एक ग्रुप को दिया, खास तरह के ग्रुप को या खास तरह के सेक्शन को दिया। बस ध्यान ये रखना है कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक या फिर आपने जो है रेस्ट्रिक्टेड मैनर में शेयर इशू किया है तो वो पब्लिक ऑफर नहीं माना जाएगा। और डोमेस्टिक और रेस्ट्रिक्टेड ऑफर का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक और रेस्ट्रिक्टेड ऑफर का मतलब होता है कि आपने जिनका नाम ऑफर डॉक्यूमेंट में लिख दिया है उसके अलावा कोई और नहीं ले सकता है। अब जैसे देखिए कंपनी जब ऑफर डॉक्यूमेंट करती है तो कंपनी जब ऑफर लाती है तो ऑफर डॉक्यूमेंट देती है, और ये आपका वो एडवर्टीजमेंट प्रॉस्पेक्टर जैसा दिखलाऊंगा मैं, आकर ला करके एक आध बार दिखलाऊंगा भी आपको। वो समझिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज जैसा नहीं होता है, बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर में नॉर्मली रहता है। आजकल तो थोड़े छोटे भी रहने लगे हैं, तो उसी तरह का रहता है। और अगर कभी सीपी वगैरह जाएंगे और अगर इधर उधर देखने से फुर्सत मिले तो वो कोने की तरफ देखिएगा, जहाँ इस तरह का कोना बना रहता है ना, वो पिलर वाला ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग जो है उसमें, वहाँ पे देखिएगा ऐसे करके ढेर सारा जो है वो पेपर, उसके ऊपर एक पत्थर सा लगा हुआ दिखेगा। हाँ मतलब बड़े सारे बहुत सारे जगह पे देखा है। हाँ बस छोड़ देते हैं उसका, आप कोई भी जाए आराम से वहाँ से उठा सकता है, देख सकता है, ला सकता है। तभी तो मैं भी, मेरे पास भी तभी तो है घर पे। और उसके बाद आप उसको लेना है तो उसको भर करके जो है जमा करते हैं। उसमें एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ऑफर डॉक्यूमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म होता है। अब देखिए उसमें जो वो ऑफर डॉक्यूमेंट है उसका नाम क्या है आगे आपको पता चलेगा। तो वो जो ऑफर डॉक्यूमेंट है उस ऑफर डॉक्यूमेंट में किसी का नाम नहीं लिखा हुआ रहता है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं जो है वो लेकर के आया, मैं गया सीपी, मुझे मिला, मैं लेकर के आया, मैं पढ़ रहा था। तो मैं जिस समय पढ़ रहा था उस समय जो है वो निगाह पड़ी, और निगाह पड़ी विशाल सर की कि सर आप क्या कर रहे हैं। मैंने बोला सर ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ रहा हूँ, इन्फोसिस का ऑफर आया है। वो बोलते तो सर आप क्या पढ़ रहे हो, लाओ मुझे दो, आप तो गरीब आदमी, आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप शेयर्स क्या लो। बोला हाँ सर बात तो सही कह रहे हैं, आप ही ले लीजिए। मैंने सर को दे दिया। अब लाया मैं उसे, लेकिन सर उसे भर करके जमा कर रहे हैं, तो क्या सर का शेयर नहीं होगा, उससे नहीं शेयर परचेज कर सकते सर? उस पर मेरा कहीं नाम नहीं लिखा हुआ है। सर लें, आप लें, कोई भी ले, या पैर लें या सर लें, कोई भी ले, जो भी चाहे ले सकते हैं। इस तरह के ऑफर को कहते हैं हम पब्लिक ऑफर, जिसमें हमने इन जनरल सबको इनविटेशन दिया कि जो उस कंडीशन को फुलफिल करेगा वो ले सकता है। किसी का नाम किसी ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ नहीं है। अब दूसरा ये जो है वो कहता है या इट कैन बी गिवन टू एनी स्पेसिफाइड ग्रुप और सेक्शन। आपने लिख दिया ऑल कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, सिर्फ इसके लिए पब्लिक ऑफर निकाली इन्फोसिस ने। अब ऐसे केस में किसी का नाम इस बार भी नहीं लिखा हुआ है, बस क्योंकि ये ग्रुप और सेक्शन के लिए है, ना मेरा नाम लिखा हुआ है ना किसी का नाम। मैंने अगर लिया, मैंने पढ़ना शुरू किया, सर आए विशाल सर, झपट्टा मारा, ले लिया, बोला सर आप कंपनी सेक्रेटरी, तो मैं क्या हूँ, मैं भी तो कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मैं ले लेता हूँ। आपके पास पैसे तो है ही नहीं, क्योंकि इसके लिए जरूरी चीज क्या है, पैसे का होना। मैं बोला हाँ सर आप ले लीजिए। अगर उस पर मेरा नाम पंकज कुमार 22593 मेरा मेंबरशिप नंबर लिखा रहता तो विशाल सर उससे नहीं ले सकते। विशाल सर को अपना वाला क्या करना पड़ता, अपना वाला फॉर्म जा करके लेना पड़ता। तो अगर ऐसा होता तब ये रेस्ट्रिक्टेड होता, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये क्या हो गया, पब्लिक ऑफर हो गया। अब आप एक के बीच में दे या अनेक के बीच में दे, अगर आपने बिना नाम लिखे हुए दिया तो वो हर केस में पब्लिक ऑफर होगा। नंबर इररेलेवेंट, 1 2 3 4 5 6, अब लॉजिकली वो करोड़ों होता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन लॉ ने कहा हुआ कि हमें कोई आपत्ति नहीं है कि अगर आप 2 आदमी के बीच में भी करें तो। एकदम ध्यान से सुनिएगा अभी यहाँ पे, क्योंकि कुछ आएगा 50 200 बड़े सारे चीज आएंगे, सुनते जाइएगा। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि एक के बीच में या
अनेक के बीच में आप दीजिए, बस नाम लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, तो वो आपका क्या कहलाएगा? पब्लिक ऑफर। ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में देना है दीजिए, लेकिन किसी का नाम मेंशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे करोड़ों आदमी के बीच में आपने दिया है, नाम लिख लिख करके दिया, इना मीना डिका डाई डेम निका, जिसका नाम है चिका मिका निका पिका जो भी है, जिसका नाम है सिर्फ वही ले पाएगा और कोई नहीं ले पाएगा। या तो वो ले या वो ना ले, लेकिन उसके अलावा कोई उससे फॉर्म के जरिए नहीं ले सकता। तो वो क्या हो गया? तो वो रेस्ट्रिक्टेड और डोमेस्टिक ऑफर हो गया। दिस इज नॉट अ पब्लिक ऑफर। तो पब्लिक ऑफर के लिए आप ऑफर इन जनरल दीजिए या ग्रुप के बीच में दीजिए, लेकिन किसी का नाम स्पेसिफाइड नहीं होना चाहिए, तो वो कहलाएगा पब्लिक ऑफर। अब यहाँ पे सिर्फ आपके समझने के लिए कुछ है। मुझे बताइए, आपने जनरल ऑफर दिया और ये जनरल ऑफर आपने जो दिया वो दिया टू 50 और मोर पीपल, तो ये पब्लिक ऑफर है। अगर आपने 50 से कम लोगों के बीच में दिया तो, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि नंबर इररिलेवेंट, आपने इन जनरल ऑफर दिया है। अगर आपने डोमेस्टिक और रेस्ट्रिक्टेड ऑफर दिया है 50 या 50 से ज्यादा के बीच में, तो भी नहीं। अगर आपने 50 से लेस देन 50 किया है तो भी नहीं, कि 50 पे कुछ है इसीलिए मैंने 50 लिखा है। तो अगर लेस देन 50 किया है तो भी नहीं। दोनों में से किसी भी केस में जो है ये पब्लिक ऑफर आपका नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये डोमेस्टिक और रेस्ट्रिक्ट, आपने नाम लिख लिख करके यहाँ पे 50 करोड़ लोगों के बीच में दिया, हो गया ना 50 या 50 से ज्यादा, तो भी ये पब्लिक ऑफर नहीं है। तो यहाँ है, अगर आपने 50 या 50 से ज्यादा दिया हो, कम दिया हो, जनरल ऑफर के केस में हमेशा पब्लिक ऑफर, लेकिन कितने भी लोगों के बीच में दिया हो पब्लिक ऑफर नहीं कहलाएगा। लेकिन इसके बाद जो है समस्या आई और ये आपका प्रोविजन सिर्फ चला 13 दिसंबर 2000 तक। उसके बाद क्या हुआ कि रेनबैक्सी नाम की एक कंपनी है जो कि ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में डील करती है, बड़ी कंपनी है दवाई की। रेनबैक्सी कंपनी ने पब्लिक ऑफर दिया और 5 लाख मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के बीच में ऑफर दिया। कितने के बीच में? अब इसमें जो है वो डॉक्टर हो गए, ऑर्थोपेडिक हो गए, जो लेबोरेटरी चलाते हैं वो भी हो गए, एक्सरे वाले हो गए, मतलब सारे के सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स जो है। लेकिन उनका क्या किया? नाम लिख लिख करके दिया, सब सारे डॉक्टर। हाँ, किसी एक सेक्शन को दिया गया कि मेडिकल प्रैक्टिशनर। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, मैंने क्या बोला कि अगर आपने कहा कि एनी कंपनी सेक्रेटरी तो कोई बात नहीं है, लेकिन नंबर और नाम लिख दिया तो हो गया ना। इन्होंने नाम और नंबर लिख करके दिया कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का जो मेडिकल एसोसिएशन से नंबर मिलता है वो उस पर लगा करके दिया। कितने के बीच में दिया वो देखिए, 5 लाख। लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या कहलाया? पब्लिक ऑफर नहीं कहलाया। सेबी ने रोक दिया और सेबी ने इनको कहा कि बॉस ये पब्लिक ऑफर नहीं है। सेबी ने ऐसा कह तो दिया, लेकिन उसके बाद सेबी को सोचना पड़ा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कभी कभी देखिएगा कि छोटे में जब आप बदमाशी करते थे, अब आपकी गलती हो या नहीं हो, आपको पापा ने किसी का कॉलर पकड़ते हुए देख लिया, पहले धो दिया, पहले धोया जाता था, तब पूछा जाता था क्या बात है, कि मतलब अगर बात उतनी अच्छी नहीं रही तो पिटाई तो नहीं लगेगा, तो पहले तू ले ले, तो पहले दे दिया कि उसके बाद आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, और जस्टिफिकेशन मतलब बतला रहे, तब जब मौका दिया गया तो आप बोल रहे कि वो मेरा साइकिल छीन के भाग रहा था इसलिए मैं उससे अपना साइकिल छीन रहा था, या मेरा बुक लेकर के भाग रहा था इसीलिए। तो पापा बोले ठीक है जाओ, लेकिन अगली बार से लड़ाई मत करना, ध्यान रखना। क्या करें वो, उनको अब ये लग रहा है कि मना तो कर दिया, लेकिन अगर इन चीज़ों के लिए मना करूंगा तब तो कल को इसका कोई सामान लेकर के जाएगा तो ये तो सोचेगा उल्टा पापा और मारेंगे, तो वो 1 लेने आएगा, ये 4 दे देगा कि ले तुझे 1 बुक चाहिए 4 ले ले, मेरे डैड देखेंगे तो मुझे बजा डालेंगे। तो सेबी ने, उस समय कानून यही था तो सेबी ने ये कर तो दिया, लेकिन सेबी को लगा कि ना इसमें सुधार की जरूरत है। तब पापा कहते तुम लोग किसी से लड़ोगे नहीं बाहर, हाँ लेकिन अगर कोई तुम्हारा सामान छीने तो छोड़ना नहीं है। तो अगर मगर लगा दिया, वही यहाँ पे कहा सेबी ने। सेबी 13 दिसंबर 2000 को एक सर्कुलर लेकर के आई और उन्होंने कहा कि अगर हम 1, 2, 3, 4, 5 कितने भी लोगों के बीच में जनरल ऑफर देंगे तो वो हमेशा पब्लिक ऑफर कहलाएगा। लेकिन अगर हमने रेस्ट्रिक्टेड और डोमेस्टिक तरीके से भी ऑफर दिया, लेकिन अगर 50 या 50 से ज्यादा के बीच में दे दिया तो पब्लिक ऑफर कहलाएगा।
अगर जनरल ऑफर है तो उसमें तो संख्या मैटर ही नहीं करता है, दिक्कत तो बस किस में आता है, रेस्ट्रिक्टेड। तो कहा कि रेस्ट्रिक्टेड तरीके से अगर 50 या उससे ज्यादा लोगों के बीच में दे दिया है तो अब वो रेस्ट्रिक्टेड की जगह क्या कहलाएगा, हमारा पब्लिक ऑफर कहलाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये शर्त और ये नियम लागू नहीं होगा किसके ऊपर, एनबीएफसी और पीएफआई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बोला गया कि इन दोनों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी इनके ऊपर अभी भी क्या चलेगा, इनके ऊपर अभी भी वो पहले वाली कहानी चलेगी जिसमें था कि आपका रेस्ट्रिक्टेड या डोमेस्टिक नहीं होना चाहिए, और रेस्ट्रिक्टेड डोमेस्टिक के तरीके से करोड़ों के बीच में बेचा तो भी वो क्या कहलाएगा, रेस्ट्रिक्टेड और डोमेस्टिक, वो पब्लिक ऑफर नहीं कहलाएगा। वही कि नाम लिख लिख करके देना कहलाता है रेस्ट्रिक्टेड और डोमेस्टिक ऑफर, जिसमें उस ऑफर डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल सिर्फ वो पर्सन करेगा। ये हुआ रेस्ट्रिक्टेड और डोमेस्टिक। एक हुआ कि आपको एक कार्ड दिया गया, बोला गया कि कोई भी इस कार्ड पे आ सकता है, आप नहीं गए, आपके दोस्त चले गए, एक पे आपका नाम लिख दिया गया और कहा गया कि सिर्फ आप, तो या तो आप जाएंगे या कोई नहीं जाएगा, यही यहां पे। तो अब अगर हम एक चीज देखें कि पहले और अभी के अकॉर्डिंग, यानी आज जहां हम खड़े हैं वो कौन सा समय है, ये वाला है 13 दिसंबर 2000 के बाद वाले सिचुएशन में हम हैं। आज के डेट में अगर कोई नाम लिख लिख करके भी दे और कितने लोगों के बीच दे दे, 50 या 50 से ज्यादा, तो भी वो क्या कहलाएगा। और उसमें ड्यू डिलिजेंस के समय आप कौन सा चीज देखेंगे, चेक करेंगे, पब्लिक ऑफर वाला सारा कुछ। और अगर 50 से कम रहा तो उसमें रेस्ट्रिक्टेड डोमेस्टिक वो कहलाएगा, तब वो पब्लिक ऑफर नहीं हुआ। लेकिन इन जनरल अगर है तो उस केस में तो जो है संख्या कोई मैटर ही नहीं करता है। तो सर्कुलर इशू हो चुका है, लेकिन किसके लिए ये है बात, तो अब यहां बताइए जल्दी से, एक नंबर पे मुझे बता दीजिए क्या होगा, यस या नो। आपने जनरल ऑफर दिया 50 और मोर टू लेस देन 50%, क्यों, नंबर मैटर नहीं करते। हाँ, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड और डोमेस्टिक नहीं, इसलिए नंबर मैटर नहीं करते, तो ये भी पब्लिक ऑफर यस। थर्ड में टू 50 और मोर पर्सन लेस देन, हाँ। अब यहां पे देखिए चेंज कहां आया है, सिर्फ एक जगह। पहले भी यहां यस था, यहां भी यस था, यहां नो था, बस यहां नो था, अब यहां क्या हो गया, यस हो गया। लेकिन कब, जब ये ऑफर देने वाला कौन है, अदर देन एनबीएफसी पीएफई। बी वेरी केयरफुल, केस लॉ बना देगा एनबीएफसी पीएफसी करके। और अगर सर्कुलर क्या हो गया है, इश्यू हो गया है, लेकिन ये आपका कौन है, ये आपका है फॉर एनबीएफसी और पीएफआई। इस केस में इन दोनों में यस और इन दोनों में नो, ठीक है। अब अगर हम कोई ऑफर देते हैं तो सेबी ने कहा कि जब भी आप ऑफर दीजिए तो ऑफर देते वक्त आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि लोगों को वो मिनिमम सारा का सारा जो है वो चीज बतलाइए जिन बातों के बेसिस पे वो तय कर सके कि उन्हें शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अगर हम इस बात को कंसीडर करें तो ऑफर डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल यूजर मैनुअल की तरह हो गया। अगर आप टीवी लेने के लिए जाएंगे टीवी वाला होगा, अगर आप जो है कंप्यूटर लेने जाएंगे तो कंप्यूटर वाला होगा, अगर आप टेलीफोन लेने जाएंगे, मोबाइल लेने जाएंगे, जो भी लेने जाइए तो उसका होगा। अब आपके पास जो प्रोडक्ट होगा उसी का स्पेसिफिकेशन यूजर मैनुअल में होगा। ठीक उसी तरीके से ये जो हमारा ऑफर डॉक्यूमेंट होता है, ये ऑफर डॉक्यूमेंट जो लिखा जाता है वो उसमें जो इशू होगा उससे रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन होगा, ताकि यू मे मेक अ डिसीजन वेदर यू शुड मेक इन्वेस्टमेंट और नॉट। आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सेबी ने कहा कि ये मत बोलो उन्हें कि खरीदो या बेचो, उन्हें ये मत कहो, आप उनको सब कुछ बता दो, अच्छा है बुरा है जैसा भी है वो मेरा पति मेरा देवता है वाला हाल। ये कह रहे हैं
कि अच्छा है बुरा है ये उनके ऊपर छोड़ दो, लेकिन उनको बता जरूर दो ताकि वो अपना डिसीजन ले। वो ये नहीं कहते कि बुरा है तो मत लो, ये नहीं कहते पब्लिक को कहते जो जितने बड़े जेम्स बॉन्ड है 00 जितने 0 और जितने 7 लगे हैं वो उतना बड़ा रिस्क ले। लेकिन वो कहते उनको पता होना चाहिए आखिर कि क्योंकि रिटर्न का सबका अलग अलग एक्सपेक्टेशन है, सबका अलग अलग एक्सपेक्टेशन है, तो सब अलग अलग क्या करेंगे, रिस्क भी लेंगे। तो उसी अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि लेने दो रिस्क, बस सब कुछ बतला दो। अगर ये चीज ऐसा नहीं कहा जाता तो वो कभी भी ऑफर डॉक्यूमेंट में उन सारे बातों को नहीं लिखते जो बात लिखनी चाहिए। अगर कोई किसी से पूछे कि अपनी अच्छाई बताइए, या मैं बोलूं कि अपने बारे में बताइए इंटरव्यू में आपसे, आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि मैं कितना होनहार हूं पढ़ने में, आप बोलेंगे सर वेरी डिटरमिन्ड, वेरी ऑनेस्ट। सबसे पहला झूठ ये, लेकिन कह रहे वेरी ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, वेरी डिसिप्लिन्ड। तो ये सब चीज चिपकाएंगे। एक बार भी नहीं बोलेंगे सर गुस्सा तो ऐसा आता है कि जी चाहता है अभी निकालूं चाकू और दे खप, ये बात आप कहेंगे। लेकिन उन्होंने कह दिया कि अगर ये बात आपने नहीं बताया, जो बात आपको बताने हैं, तो ऐसे केस में जबरदस्त फाइन पेनल्टी है। और इसी का एग्जांपल मैं बतलाऊंगा जब पढ़ाऊंगा आपको, तो डीएलएफ का बतलाऊंगा और आरएनआरएल का बतलाऊंगा। कंपनी कुछ छुपाती तो जरूर होगी। हाँ, सब छुपाती है। छुपाती तो जरूर होगी सर, कुछ तो फिर इसमें तो पकड़े जाने का भी है ना। देखिए मैंने पहले ही बोला कि अगर लॉ में प्रोविजन है, एक चीज बताइए, इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग में जो 25 करोड़ का और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड, और सेबी के तहत जो 25 करोड़ का फाइन पेनल्टी और 10 साल का इंप्रीजमेंट है, ये क्यों डाला गया? ताकि लोग डरे। आप देखते हैं पहले जो है वो रेड लाइट जंप किए जाने पे जो है वो 100 रुपये कुछ ऐसे होता था, जब से ज्यादा हुआ है तब से कम हो गया। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक फाइन पेनल्टी ज्यादा नहीं होता है ना, लोगों को ये ज्यादा चुभता नहीं है। लोग पहले क्या करते थे, यहाँ 100 रुपये आराम से ऊपर में निकाल करके चलते थे, अगर कहीं पे रोका ऐसे किया उड़ा दिया, ले काट चला। लेकिन अब तो उसमें ये कर दिया, इम्प्रीजमेंट तक का प्रोविजन कर दिया, आपके स्टेपल कर सकते हैं आपके लाइसेंस को, और अगर 3 स्टेपल हो गया तो फिर आप कभी कोई गाड़ी कहीं भी नहीं चला सकते। इंडिया में तो बिल्कुल नहीं। और जब इंडिया में नहीं चलाने पे रोक लगा दिया गया तो यूएसए तो आपको बोलेगा आ मेरे यहाँ, और खूब चला, और बल्कि बराक ओबामा वाला ही चला। तो यहाँ पे हमें देखना है कि किस किस मौके पे हम कौन सा क्या करेंगे, ऑफर डॉक्यूमेंट्स देंगे और उसका कंटेंट क्या होगा। यही 2 नजरिए से हमें पूरा का पूरा ये जो है वो ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ना है। तो ऑफर डॉक्यूमेंट इट इज गिवन टू द पब्लिक एट द टाइम ऑफ ऑफरिंग एनी इन्विटेशन, या तो बाय करने का या सेल करने का। यानी कि अगर कंपनी बायबैक के लिए भी ऑफर करेगी तो भी क्या देगी, कोई ना कोई ऑफर डॉक्यूमेंट देगी। डन है। अब क्वेश्चन यहां पे ये है कि किस मौके पे कौन सा वाला हमारा क्या जाएगा, ऑफर डॉक्यूमेंट जाएगा, कौन सा वाला ऑफर डॉक्यूमेंट जाएगा। और उसके बाद हर उस ऑफर डॉक्यूमेंट का आपको क्या जानना रहेगा, कंटेंट, कि इनमें प्रोस्पेक्टस में क्या क्या लिखा होना चाहिए। रेड हेरी प्रोस्पेक्टस में पहले तो ये जानेंगे कि ये प्रोस्पेक्टस कब जाएगा, कब रेड हेरी जाएगा, कब एब्रीज जाएगा, कब इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, कब डीम्ड प्रोस्पेक्टस, कब सेल्फ प्रोस्पेक्टस, कब स्टेटमेंट ली ऑफ प्रोस्पेक्टस, और कब लेटर ऑफ ऑफर जाएगा, पहला चीज। और दूसरा चीज इसका कंटेंट आपका जो है वो क्या होगा, ये चीज हमें जानना है। चलिए, तो इसमें सबसे पहले एक नॉर्मल एस्पेक्ट जानते हैं, और ये एस्पेक्ट कहता है कि शेयर्स को इशू किए जाने का 2 तरीका है। आप थोड़ा सा इसे लिखिए, वैसे मैं बहुत डिटेल में आपको ये बतलाऊंगा, लेकिन कभी कभी आपसे 2-3 मार्क्स में ये पूछ देता है शेयर्स इशू किए जाने के तरीके।
डन। देखिए, इशू कैन बी मेड, दो तरीका है शेयर इशू किए जाने का। अब किसी भी तरीके से जाइए, ऑफर डॉक्यूमेंट हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफर डॉक्यूमेंट तो कोई ना कोई हमें देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, सेबी ने कहा कि बॉस आप पब्लिक को हर चीज बतला दो एंड लेट द पब्लिक टू डिसाइड कि उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना। अपनी अच्छाइयां भी बतलाओ, अपनी बुराइयां भी बतलाओ। और उन्होंने कहा पूरा लिस्ट दे देता हूं आपको कि क्या क्या बताना है, ताकि जो है आप ये ना बोलो कि आपने हमें बताया कहाँ है कि क्या क्या मेंशन करना चाहिए। हमें लगा कि ये बुराई नहीं है, इसीलिए हमने ये नहीं बताया। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको हर मौके के लिए जो है ऑफर डॉक्यूमेंट बतला देते हैं कि किस तरह के मौके पे आप कौन सा ऑफर डॉक्यूमेंट देंगे, और हर उस ऑफर डॉक्यूमेंट में क्या कंटेंट लिखेंगे ये भी बतला देते हैं। सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारा का सारा काम है, सारा का सारा तैयारी है। अब ये जो हमारा फिक्स प्राइस प्रोसेस है, ये कहता है कि कंपनी कहती है कि अगर आप हमारे शेयर्स लेना चाहते हैं तो इतने रुपए में ले, आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए, लेकिन आपके पास कोई मौका नहीं है कि आप कोई प्राइस डिटरमाइन कर सके। दिस इज कॉल्ड फिक्स प्राइस इशू। बुक बिल्डिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कंपनी जो है वो ऑफर देती है अपने प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को और कहती है कि आप बताइए आप कितने में शेयर लेना चाहते हैं। अगर ऐसा हो तो अगर मान लीजिए कि मैं बोलूं कि आप बताइए कि आप जो है मुझसे मेरा एक पेन कितने में लेना चाहते हैं, अगर आपको बोलूं तो आप कहेंगे 0 रुपया। अगर आपका बस चले तो मैंने तो आप ही को बोला बताने के लिए। और अगर मुझे बोला जाए कि आप बताइए आप कितने में बेचा चाहते हैं, तो मैं तो बोलूंगा कि आप अपने जमीन जायदाद सब बेच दीजिए और उससे जितना पैसा आता है उससे मेरा पेन ले लीजिए। अब यहाँ पे सेबी ने कहा कि ये थोड़ा वेग सा हो जाता है कि प्राइस डिटरमाइन करने का हम उनको मौका देंगे, जरूर देंगे, लेकिन पहले एक हम रेंज तो बतला दें कि इतने से इतने के बीच में कितने पे लेना चाहते हो। अगर मान लीजिए उन्होंने एक रेंज दे दिया और कहा कि 100 से लेकर के 120 के बीच कितने में लेना चाहते हो। बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा बुक बिल्डिंग, क्योंकि बुक बिल्डिंग का आपको ड्यू डिलिजेंस करना रहेगा। वहां पे जब आपको बतलाऊंगा तो देखिएगा, वहां आपको बतलाऊंगा कि अगर ये रेंज उन्होंने 100 से क्या दे दिया, 120 का दे दिया, तो कोई भी पर्सन जो बिड करेगा वो 100 से कम का नहीं और 120 से ज्यादा नहीं। अब आपके हो सकता है मन में लड्डू फूटे कि सर सब तो 100 ही करेगा, कोई 100 से ज्यादा नहीं करेगा। लेकिन इसका रूल ये होता है बुक बिल्डिंग में शेयर्स मिलने का कि जब भी कोई बिड करेंगे, जिस प्राइस पे सबसे ज्यादा शेयर्स का बिड आया है, दैट इज नोन एज कट ऑफ प्राइस। तो कट ऑफ प्राइस और कट ऑफ प्राइस से ज्यादा जिसने कहा है सिर्फ उसी को शेयर मिलेगा, और जिसने कम कहा है उसके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, उसके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन जिसने ज्यादा कह दिया है, ये नहीं कि उससे ज्यादा ले लिया जाएगा, उसके उतने पैसे वापस कर देंगे जितना पैसा कट ऑफ बनता है। अब यहां पे आप थोड़ा सा देखिए तो और क्लैरिटी होगा। कंपनी ने प्राइस रेंज दिया कितना, 100 to 120। अब यहां पे कंपनी के ये सारे शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, और यहां पे आपका क्या है, प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स, और ये है प्राइस। कंपनी का 200 इक्विटी शेयर्स जो है वो मिस्टर ए लेना चाहता है 110 रुपए में, ठीक, ये वाला कितना, 200। बी लेना चाहता है 700। तो अब यहां पे क्या दिखेगा, 200 एंड 700, यहां हो जाएगा 900 शेयर्स, कितने में, 110 में। सी लेना चाहता है 100, सेम प्राइस पे। जितने भी प्राइस बनते हैं इसमें तरीका होता है, देखिए 1 2 3 100 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 90 और 20, यानी ये 100 है। अब इनमें से जिस भी प्राइस पे आपको बिड करना है कीजिए, फ्रैक्शन में नहीं होगा, जो प्राइस है उसी के बीच में। अगर मान लीजिए कि कोई बिड करता है और बिड किया यहाँ पे जो है मिस्टर ए, कितने शेयर्स के लिए, कितने पे,
ये इसका, ये तो छोड़ दीजिए, ये तो बस टोटल है कि 100 पे इतने शेयर्स तैयार थे, मैंने इसको बाइफरकेट किया है। यहाँ भी ऐसे बड़े सारे लोग होंगे जो आए होंगे। तो यहाँ पे मिस्टर ए जो है वो लेना चाह रहा है कितने शेयर्स? 200 शेयर्स। कितने में? 110 में। अब यहाँ पे 110 के सामने आप लिख दीजिए 200 शेयर, लिख दीजिए, ठीक। फिर आपको पता चला कि मिस्टर कोई है एक्स, वो लेना चाहता है 500 शेयर्स, कितने में? 100 में। तो उसको कहां लिख दीजिएगा? ऐसे ही कल को कोई और आ जाए 100 में तो 500 जोड़ समथिंग, ऐसे ही करके सब लिखते चले जाइए। आपने क्या देखा कि इसमें सबसे ज्यादा शेयर्स लेने के लिए किस प्राइस पे लोग आए हैं? ठीक से देख लीजिए, 115 पे। तो ये 115 हो गया कट ऑफ प्राइस। अब जिसने भी 115 से कम का है उन सबको हम क्या कर देंगे? रिजेक्टेड। और जिसने भी 115 कहा था उसको तो ले ही लेंगे, लेकिन जिसने 118 कहा था उसको क्या करें? उसके 3 रुपए वापस कर देंगे। और शेयर्स देंगे? दे सकते हैं या देंगे? देंगे। और जिसने 120 कहा उसको 5 वापस कर देंगे, उसको भी देंगे। देखिए, इसको रिफंड 3 किया, इसको रिफंड 5 किया। लेकिन इससे क्या पूछेंगे कि और देते हो 5 रुपये क्या? इससे पूछे और देते हो 3 रुपये क्या? कोई कम्युनिकेशन, कोई कम्युनिकेशन। अब आप कहिएगा तो सर सब लोग 100 ही कह देंगे ना, कोई 120 बोलता क्यों है? अगर सारे लोग एक साथ बैठे रहते तो जरूर 100 बोलते। यहाँ कहाँ है? कोई जो है हैदराबाद में है, कोई लखनऊ में है, कोई कानपुर में है, कोई कहीं पे है, और सब अपना बिट। आप बोलेंगे सर कोई कहीं भी रहेगा, सबके पैसे तो लग ही रहे हैं। अब वही कट ऑफ वाली बात है। नॉर्मली होता क्या है इसमें कि आपको नहीं पता दूसरा क्या लगा रहा, और दूसरा तो बताएगा ही नहीं। डीडीए का अलॉटमेंट आया जो था, सारे लोगों ने अप्लाई किया, और जो जिससे पूछा वही ना बोल रहा है। शर्मा जी, वर्मा जी, मिसेस शर्मा, मिसेस वर्मा दोनों एक जगह मिले। हाँ जी मिसेस वर्मा आपने अप्लाई किया? मिसेस शर्मा ने पूछा मिसेस वर्मा से। मिसेस वर्मा बोलती हम कहाँ, हमारे तो बच्चे के फीस, ससुर जी का दवाई, पैसे ही नहीं बचते हैं तो हम कहाँ से करें। उन्होंने फिर पूछा मिसेस शर्मा से आपने? हमारा कहाँ, हमारा तो अभी जो है वो पुराने ही सारे जो है वो चीज़ टूट रहे हैं, अभी पुराना ही ईएमआई वगैरह जा रहा है, हम कहाँ से। दोनों ने 2-2 अप्लाई किया हुआ अलग अलग नाम से, लेकिन बता किसी को नहीं रहे होते हैं। तो यहाँ पे तो लोग बताने को तैयार नहीं है कि मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ। कहाँ बतलाते हैं? पड़ोसी रिलेटिव तक को नहीं पता रहता है शेयर्स वगैरह कहाँ कर, बोलते छुपा करके सबकी नज़र लग जाएगी ये वो। अब ऐसे में भला किसी को कोई बताएगा नहीं, तो कट ऑफ प्राइस जो है वो कहीं अगर ये हो गया तो आप कहिए सर ये हो जाएगा, तो ऐसा कौन सा नुकसान हो जाएगा? कंपनी जब लिस्ट होगी ना तो कम से कम जो है वो अगर 120 तक का है तो 100 जो है वो 45, 46, 47 पे होगा। इमीडिएटली प्रॉफिट हो जाएगा आपको 25-30 रुपए का। इवन आपको मैक्सिमम पे मिलेगा तो भी वही लालच बुरी वाला है। अगर 100 पे मिलता तो जरूर होता 40 का फायदा, अगर 140 होता तो, लेकिन 100 पे मिलता तब ना। अब ये तो गए ना 100 वाले, 110 वाले, सिर्फ किसको मिलेगा? 115 वाले को। हाँ तो पैसा मिल गया, उतने दिन तक पैसा भी रहा, वापस भी चला गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी गया और कुछ नहीं मिला। मैंने आज तक जब भी अप्लाई किया हमेशा मैंने कट ऑफ प्राइस पे किया। कट ऑफ मतलब मैं लिख देता हूँ, कट ऑफ मतलब मेरे तरफ से हाईएस्ट, ओके जो तुम लोग तय करोगे मैं तैयार हूँ। अब इसमें देखिए फायदा क्या, इसको भले 115 देना पड़ा, लेकिन इसका प्रॉफिट देखिए 140 पे अगर कंपनी लिस्ट हुई तो इसको हुआ फायदा कितने का? 25 का। 118 वाले को कितने का फायदा हुआ? इसको भी उतने का ही फायदा हुआ, क्योंकि इसके ये पैसे तो वापस कर देंगे। हाँ 120 वाले को तो हम क्यों रिस्क लें, हम 120 क्यों ना बोले, क्यों इनकी तरह उस्ताद बने। ये सोचे थे कि अगर होगा तो 5 और ज्यादा मिलेगा, यहाँ तो कुछ नहीं मिला, कम से कम इनको 25 तो मिला, इनको भी 25 मिला, इनको भी 25 मिला, इनको क्या मिला? डैश का डैश, कुछ भी नहीं। तो ये वजह होता है कि लोग जो है वो अलग अपने हिसाब से लगाते हैं इसमें।
ठीक है। कट ऑफ प्राइस तो बाद में पता लगता है, जैसे कह रहे हो मैं कट ऑफ प्राइस पे ही करता हूँ, बाद में पता लगता है। कट ऑफ प्राइस लिखने का मतलब होता है कि आप 120 पे सहमत हैं, ये एक टर्म है। आप अगर लिख देते हैं आप मैक्सिमम की जगह दूसरा वर्ड, हाँ हाँ, मतलब मैं सहमत हूँ उसके मैक्सिमम लिमिट से। लॉजिकली तो हर कोई जब इसको पता ही है कि एट द एंड मिलना तो उसी प्राइस पे ही है, हाँ मैं कट ऑफ हाँ। इसके नुकसान फायदा है तो हर कोई मैक्सिमम पे ही करे। फिर हर कोई मैक्सिमम करेगा तब 120 होगा ना। रहने दीजिए कुछ लोगों को, तभी तो ये 115 हुआ, लेकिन मैं उसमें नहीं रहूंगा जो रिस्क वाले में रहेगा। आप ये क्यों नहीं समझ रहे? मैं रिस्क वाले में नहीं रहना चाहता। मुझे पता है कि कुछ लोग, सबको ये अभी नहीं ना पता चल रहा है कि ऐसे ऐसे ऐसे, तो लोग सोचेंगे क्या हो सकता है, चलो मिडम पाथ लगाते 115 लगा देते मिल जाएगा। अब उनके 115 के कारण मुझे 115 में मिल जाएगा, जबकि मैंने 115 बोला था, तो मैं तो 120 बोला था, तो मैं तो सामने वाले के जो है वो समझदारी पे ही भरोसा कर रहा हूँ कि तू लगा, तू कम से कम पे लगा, जितने कम से कम पे लगाओगे तुम लोग तय करो, मुझे भी तो मिलना उतने ही पे है। बताऊंगा बाद में फ्रेंच ऑक्शन और डच ऑक्शन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये यहाँ नहीं बतलाऊंगा, ये आपका होता है CCMM वगैरह में होता है कि हाँ कि वो कैसे जो है वो तैयार किया जाता है। तो अब देखिए ये बुक बिल्डिंग समझ में आया। अब जब हमारा इशू होगा तो या तो क्या होगा, वो फिक्स प्राइस या बुक बिल्डिंग, यही दो तरीका होता है शेयर इशू करने का। अब इसी में जो हमारे ऑफर डॉक्यूमेंट जाएंगे वो ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होगा, या तो प्रोस्पेक्टस या एवरेज प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, डीम प्रोस्पेक्टस, स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, लेटर ऑफ ऑफर, ये सारा चीज। अब शुरुआत इसमें हम लोग करेंगे प्रोस्पेक्टस से। सबसे पहला चीज, प्रोस्पेक्टस किस तरह के इशू में जाता है, फिक्स प्राइस इशू में या बुक बिल्डिंग में। दूसरा, प्रोस्पेक्टस में लिखा क्या क्या रहता है, कहीं पे दिया हुआ है कि प्रोस्पेक्टस का कंटेंट ये होगा, या अपने मन से हम कंपनी के बारे में, डायरेक्टर के बारे में बतला दे, कहा गया नहीं। सेक्शन 26 में दिया हुआ, पहले शेड्यूल 2 ऑफ कंपनी एक्ट 1956 में दिया हुआ था, लेकिन अब ये चीज कहां लिख दिया गया है, सेक्शन 26 में, कि क्या कंटेंट होगा, किसका, प्रोस्पेक्टस का। तो हमें जानना रहेगा कि प्रोस्पेक्टस का कंटेंट क्या होता है और किस तरह के ऑफर में प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है, और इसी तरह से इन लोगों को कब जारी किया जाता है और इनका क्या कंटेंट होता है। और तब देखेंगे कि किसी भी पब्लिक ऑफर को करने के लिए अगर कोई कंपनी पहली बार ऑफर ला रही है तो क्या क्या कंडीशन है, और अगर कोई पहले ला चुकी है, दूसरी बार ला रही है, तीसरी बार, तो क्या कंडीशन है। तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहाँ तक के चीज़ों को आप अच्छे से रिवाइज करके आएंगे और तब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। सर एक मिनट स्लाइड समझ ला, आप कह रहे थे